हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। इससे पहले का जो लेक्चर था वो बीच में ही कट हो गया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो सुनामी आई थी 2004 में, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे डिफरेंट कल्चर्स ने उसको हेल्प किया, जो मॉडर्न कल्चर था और जो ट्रेडिशनल, जो प्रिमिटिव और डेटेड कल्चर जिसे हम बोलते हैं, उस दोनों ने क्या रोल निभाए उसमें, उसे हम लोगों ने समझा। आज हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं और कल्चर को डिफाइन करते हैं और डिफरेंट लोगों ने कल्चर को कैसे डिफाइन किया है उसे भी हम देखेंगे। Often the term culture is used to refer to the acquiring or refined taste in classical music, dance forms or paintings. This refined taste was thought to distinguish people from the uncultured masses, even concerning something we would today see as individuals, like the preference for coffee or over tea. बेसिकली जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा की। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टी कल्चर, कॉफ़ी कल्चर की। और जो लोग टी पीने वाले होते हैं उसे अनकल्चर्ड माना जाता है, अनसिविलाइज्ड माना जाता है इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी। आज का जो हमारा ट्रेडिशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से जो लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं वो ज़्यादा अपने आप को सिविलाइज्ड, कल्चर्ड मानते हैं इन कंपैरिजन टू जो अपने लोकल लैंग्वेज को ही सिर्फ जानते हैं, जिसका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है। ये आज के सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। तो क्या सोशोलॉजिस्ट जब कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो वो इसी चीज़ को देखते हैं, जो किसी सोसाइटी का आर्ट फॉर्म क्या है, उसके पेंटिंग्स कैसे हैं, या फिर वो किसी और चीज़ें भी हैं जिसे वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम देखते हैं डिटेल्स में। बाय कॉन्ट्रास्ट द सोशोलॉजिस्ट लुक्स एट कल्चर नॉट एज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल बट एज अ वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। यानी जब हम वैसे कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर हमें लोगों को डिफ्रेंशिएट कराता है, आपस में बांटता है इंडिविजुअल्स को। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो टी प्रीफर करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉफ़ी प्रीफर करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डांस प्रेफर करते होंगे, डांस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे इन कंपैरिजन टू द सॉन्ग और सिंगिंग, म्यूजिक। लेकिन जब सोशोलॉजिस्ट कल्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कल्चर को इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं एज अ वे ऑफ लाइफ। लोग कैसे जीते हैं, लोग कैसे किसी चीज़ को में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कल्चर लोगों को एक साथ कैसे लाया जाता है, क्यों सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं एक सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता है कल्चर। एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अ कल्चर ऑफ इट्स ओन। जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसके कल्चर है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वर्क कल्चर की, या बात करते हैं आईटी कल्चर की। यानी एक तो वर्क कल्चर हो गया जिसमें जितने भी तरीके के जॉब्स होते हैं वो सारे आ गए, लेकिन एक वहीं पे बात करते हैं आईटी कल्चर की, यानी उन लोगों का कल्चर जो आईटीज़ में काम करते हैं। वन अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चर कम्स फ्रॉम द ब्रिटिश स्कॉलर एडवर्ड टेलर। Culture or civilization takes in its wide ethnographic sense, it is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. यानी सबसे पहला डेफिनेशन, जो पहले इंसान जिसने कि कल्चर को डिफाइन करने का कोशिश किया वो थे एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ह्यूमन ने कल्चर बनाया, कैसे सिविलाइजेशन बनाया, कैसे उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ये सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर जो है ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो जब वो इसी चीज़ को पढ़ रहे थे, जब वो एथनोग्राफिक स्टडी कर रहे थे, एथनोग्राफिक स्टडी क्या होता है इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड पढ़ेंगे। तो वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो स्टडी कर रहे थे। तो वो किस चीज़ को स्टडी कर रहे थे, जब वो ह्यूमन्स लाइफ को, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ रहे थे, तो वो उसके म्यूजिक, आर्ट फॉर्म्स, बिलीफ सिस्टम, उन सारे चीज़ों को, आइडियाज़ को वो देखना चाह रहे थे। मोरल्स, लॉज, कस्टम्स, ये सारे चीज़ों को उन्होंने बताया। जो इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करना किसी भी सोसाइटी का, वो उसके कल्चर के बारे में बताएगा। लेकिन चूँकि ये बहुत ही अर्लीस्ट हैं, 1871 की बात है, उस समय में बहुत ज़्यादा जो है सो रिसर्चेज भी इन चीज़ों पे नहीं हुई थी, और सोशोलॉजी जो है एक न्यू साइंस के रूप में डेवलप होना शुरू ही हुआ था। उस समय पे सोशोलॉजी जो है वो बहुत पुराना, एक जिस तरीके से हिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वैसे सोशोलॉजी जो है एक अलग डिसिप्लिन जो है, बहुत अर्ली डिसिप्लिन था, अर्ली एज में थे उस समय पे ये सोशोलॉजी। और कहें अगर
तो बहुत ही न्यू डेवलपमेंट्स जो है सोशियोलॉजी के अंदर, न्यू राइटर्स जो है वो आ ही रहे थे, बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी के अंदर रिसर्च नहीं की गई थी। तो जब सोशियोलॉजी एज अ साइंस डेवलप करने की कोशिश किया, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश किया, तो जो पहले रिसर्च हुए थे, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिसर्च किए थे, जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स में चीज़ें दी गई थी, उसी चीज़ को एक सोशल व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश की गई। तो जब एडवर्ड टेलर ने बताया, तो किसी भी सोसाइटी के कल्चर को समझने का अर्थ हुआ उसके आर्ट फॉर्म्स को समझना, उसके बिलीफ सिस्टम को समझना, उसके रूल्स रेगुलेशन लॉज को समझना, उसके कस्टम्स को समझना, उसके मोरालिटीज़ को समझना, और जो कि उन सारे लोगों को एक करके रखता है, उसके ईटिंग हैबिट्स को समझना, ये बताया। जो और ये सारी चीज़ें हेल्प करती है किसी भी मेंबर्स को, किसी भी इंडिविजुअल्स को किसी एक सोसाइटी में रहने में, ये बताया एडवर्ड टेलर ने। 2 generations later, the founder of the Function School of Anthropology, ब्रॉनिस्लॉव मैलिनोस्की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है, इसे हम 100% याद रखेंगे। इस चैप्टर में अगर कोई एक नाम याद रखना हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैलिनोस्की का नाम याद रखना। ये बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और इनके रिसर्च को बाद में सोशियोलॉजी में भी सोशियोलॉजी के अंदर भी काफ़ी यूज किया गया, इनके आइडियाज़ को। ब्रॉनिस्लॉव मैलिनोस्की ऑफ पोलैंड wrote, culture comprises inherited artifacts, goods, technical process, ideas, habits and values। यानी जब टेलर ने 1971 में बताया कल्चर क्या होता है, उसके 2 जनरेशन बाद, यानी अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 90s के आसपास में, या कह सकते हैं 1900 ईस्वी या 1910 सब के आसपास में, एक जो है सो न्यू सोशियोलॉजिस्ट आए, न्यू जनरेशन के सोशियोलॉजिस्ट आए, जिनका नाम था मैलिनोस्की। इन्होंने बताई और इन्होंने फंक्शनल स्कूल की शुरुआत की। यानी फंक्शनल स्कूल, यानी जब भी हम फंक्शनल स्कूल की बात करेंगे तो ये उस बात करेंगे जो कोई चीज़ अगर सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता था तो उसका कुछ फंक्शन होगा, और अगर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो आज भी उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए वो सोसाइटी आज भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ये फंक्शनल स्कूल ऐसे ही बात करता है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो चाहे वो सोशियोलॉजिस्ट हो। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जिन्होंने फंक्शनल स्कूल की शुरुआत की वो थे मैलिनोस्की। ये पोलैंड के थे। पहले स्टोरी समझ लेते हैं। ये पोलैंड के थे। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ये रिसर्च के लिए एक आइलैंड पे जा रहे थे, लेकिन चूंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और पोलैंड जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट वाले ग्रुप में था, या एक कह सकते हैं जो अगर चूंकि पोलैंड जो है वो अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के, लेकिन बाद में जो है मैलिनोस्की जो है इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी इंग्लैंड की, लेकिन उस समय ये पोलिश सिटीजन थे। और जिस कारण से जब ये शिप में जा रहे थे किसी एक आइलैंड पे, वहाँ पे अपने रिसर्च के लिए, उस समय इनको बीच में ही कैप्चर कर लिया गया और इन्हें आइसोलेट करके मैलू आइलैंड पे रखा गया। चूँकि वहाँ ये बहुत ही लंबे समय तक 6-7 साल तक लगभग ये जो है आइसोलेटेड रहे वहाँ पे। तो चूँकि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो थे ही, तो वहाँ के जो लोग थे वो अलग थे, इन्होंने उसे अलग देखा। उनके जो लैंग्वेज थे, उनके जो कल्चर थे वो बहुत ही डिफरेंट थे, जिस कारण इन्होंने क्या किया, उनके लैंग्वेज को इन्होंने सीख लिया और उन्हीं लोगों का इन डेप्थ नॉलेज, एथनोग्राफिक नॉलेज, फील्ड पार्टिसिपेशन के थ्रू, जो ये फील्ड पार्टिसिपेटरी मेथड्स वगैरह जो है वो सोशल रिसर्च या मेथोडोलॉजीज होते हैं जिसके थ्रू कोई भी सोशियोलॉजिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, उसके थ्रू चूँकि ये वो उसी लोगों के बीच में रह ही रहे थे तो पार्टिसिपेटरी मेथड हो गया। इन्होंने उनका इन डेप्थ नॉलेज गैदर किया, उनके कल्चर के बारे में जाना, लोग क्यों उसी कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स, कस्टम्स, इन सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने जाना। और बाद में जब इनको छोड़ा गया वहाँ से तो इन्होंने उस चीज़ को अपने बुक के अंदर पब्लिश किया, उन लोगों के बारे में लिखा। तो इसलिए मैलिनोस्की के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या बोलते हैं कल्चर के बारे में? कल्चर कंप्राइजेज इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, यानी कल्चर के अंदर जो इनहेरिटेड, जो एक के बाद एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है, आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, यानी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो किस तरीके से कोई भी सामान बनाया जाता है उसका नॉलेज, कौन कौन से सामान बनाए जाते हैं उसका नॉलेज, उसके क्या क्या टेक्निकल प्रोसेस हैं, किस तरीके से बनाए जाएंगे वो, उसके आइडियाज़, उनके हैबिट्स और उनका जो वैल्यूज है लोगों का, वो सारे ही कल्चर के अंदर आएंगे। यानी टेलर ने क्या बात किया था? टेलर ने बात किया था उनके जो वैल्यूज होंगे, कस्टम्स होंगे, उनके जो आइडियाज़ होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में टेलर ने बात किया था। उनके बिलीफ सिस्टम, मोरल्स, आर्ट, लॉज, कस्टम, इस पे ज़्यादा फोकस था टेलर का। लेकिन मैलिनोस्की का फोकस है टेक्निकल प्रोसेस पे, आर्टिफैक्ट्स, गुड, आइडियाज़, हैबिट्स, वैल्यूज।
जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट हो रहा है, वो उनका कल्चर है। इस मैलिनोस्की के बाद जो दूसरे लोगों ने कल्चर को डिफाइन किया वो हैं क्लिफोर्ड ग्रीड्स। इन्होंने क्या बताया कल्चर के बारे में? क्लिफोर्ड Greets suggested that we look at human actions in the same way as we look at words in a book and see them as conveying a message. इन्होंने बताया जो हम लोगों के एक्शन के उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बुक के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं, वो हमें कुछ कह रहा होता है, वो वर्ड्स हमें कुछ मैसेज कन्वे कर रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उस एक्शन का एक मीनिंग होता है। Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun. I take culture to be those webs. The search is not for a casual explanation but for an interpretive one that is in search of meaning. यानी ये इनका कहने का मतलब है मैन जो है, एक मैन और एक एनिमल में क्या डिफरेंट होता है? मैन जो होता है वो कुछ रूल्स रेगुलेशन यानी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करता है, उसका एक नेटवर्क होता है। वो किसी मतलब एक मैन अपने आप को जिस वेब के अंदर घेर करके रखता है वही उसका कल्चर है, वही उसको एक सिग्निफिकेंस देता है और वो उसी वेब के अंदर घेर करके रहता है। तो वो वेब जो कि एक मैन को सराउंडेड किए रहता है वो उसका कल्चर का मानना ये था। जो हम इनको बहुत ही कैजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कल्चर का, बल्कि एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देना है जो कि इंटरप्रेट किया जा सके उसको ईजिली, और उससे कुछ मैसेज कुछ मीनिंग्स जो है उसको कन्वे किया जा सके। लाइकवाइज लेज़ली वाइट हैड प्लेस्ड अ कंपेरेबल एम्फेसिस ऑन कल्चर एज अ मीन्स ऑफ एडिंग मीनिंग टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी। वहीं जो लेज़ली वाइट हैं वो बोलते हैं जो कल्चर का जो मोटिव है वो है जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उससे एक मीनिंग कन्वे करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक क्लैन है कोबरा क्लैन। वो कोबरा क्लैन क्या करता है, वो क्रोकोडाइल जो होते हैं उसको वो लोग अपना डेटी मानता है, देवता मानता है। और ये डरखाइम बताते हैं, वो कहते हैं जो कोबरा क्लैन में क्या होता है, वो उनका एक ऑस्पिशियस डे होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है, जिस दिन वो क्या करते हैं सारे लोग जो है अलग अलग कोबरा क्लैन है, रैबिट क्लैन है और भी 4 क्लैन के बारे में डरखाइम बात करते हैं। ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और ये सारे लोग अपने एंसेस्टर मानते हैं क्रोकोडाइल को, अपने डेटी मानते हैं क्रोकोडाइल को। और ये लोग जो है सो चारों साइड घूम घूम करके नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और जब पूजा खत्म होता है तो क्रोकोडाइल को जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं बलिदान दिया जाता है, और उसके जो ब्लड होता है क्रोकोडाइल के अंदर वो सारे लोग सक कर लेते हैं, सारे लोग पी लेते हैं। उससे वो एक नई एनर्जी को महसूस करते हैं, उनको लगता है उनके अंदर जो है सो बहुत एनर्जी आ गया है और अपने आप को जो है वो फुल ऑफ स्पिरिचुअल मानते हैं। उस मोमेंट को वो सारे लोग एंजॉय करते हैं। डरखाइम इस चीज़ को के बारे में बोलते हैं जो उनका रिचुअल्स है, इस तरीके के जो वो रिचुअल्स करते हैं वो कोई ना कोई एक मीनिंग, एक मोटिव है। उसका मोटिव क्या हो सकता है, कुछ मीनिंग है जिस कारण से वो सारे लोग जो है वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। वो बताते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी वो सारे लोग जब वो इस तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो सारे लोग में मतलब टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आता है। लोग जो है आपस में एक सोसाइटी बना करके रहते हैं, यानी कह सकते हैं वो एक तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट करता है, एक तरीके से एनर्जी मोटिवेशन क्रिएट करता है लोगों के अंदर। तो यहाँ पे लेज़ली वाइट उसी चीज़ बोल रहे हैं, ये सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा। लेज़ली वाइट बोल रहे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है हमारा कल्चर। यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ पीपल रिगार्डिंग वाटर फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स एज होली, यानी किसी एक सोर्स का, जैसे कि हिंदुइज्म में देखें तो गंगा का जो पानी है उसे हम लोग होली मानते हैं, गंगा को हम लोग होली रिवर मानते हैं। तो है पानी ही, यानी दोनों जगह पानी ही है, लेकिन एक जगह से हमने उसके एक मीनिंग को जोड़ दिया है, ये सैक्रेड है, दूसरे को हमने बोला प्रोफेन है। अगर गंगा का पानी है वो सैक्रेड है, अगर नल का पानी है वो प्रोफेन है। सैक्रेड और प्रोफेन के बारे में डरखाइम बात करते हैं रिलीजन के अंदर, इसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। डू यू नोटिस एनीथिंग इन मैलिनोस्कीज डेफिनेशन दैट यू मिसिंग इन टेलर? अपार्ट from his mention of art, all the things listed by Taylor are non-material. This is not because Taylor himself never looked at material culture. He was in fact a museum curator, and most of his anthropological writing was based on the examination of artifacts and tools from societies across the world which he had never visited.
दोनों में अंतर क्या था, जो टेलर ने बताया और जो मैलिनोस्की ने बताया। जो मैलिनोस्की ने बताया वो सारी चीज़ें लगभग मटेरियलिस्टिक थी, लेकिन जो टेलर ने बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि नॉन मटेरियल थी, यानी उसमें मटेरियल थिंग्स नहीं थे, उसमें मतलब टेंजिबल वैल्यू अगर हम बोलें, टेंजिबल वैल्यू अगर देखें तो जो टेलर ने बताया उसका टेंजिबल वैल्यू नहीं है। लेकिन जो मैलिनोस्की की बात करते हैं, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं, ये सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो क्या ऐसा था जो टेलर थे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, जो मटेरियल थिंग्स हैं उस पर उनका विश्वास नहीं था, या उनसे उनका जो है सो बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था? तो ऐसा नहीं है। जो टेलर हैं ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ज़्यादातर काम जो है वो अगर कहें तो म्यूजियम्स में जो चीज़ें रखी होती हैं उनके बेस्ड इन्होंने स्टडी की है। ये खुद भी एक म्यूजियम क्यूरेटर थे। इन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, टूल्स डिफरेंट सोसाइटीज़ के अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने स्टडी किया है, इन्होंने देखा है उस चीज़ को। इन्होंने जिस भी सोसाइटी का स्टडी किया, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की, ये खुद उस सोसाइटी में मोस्टली ये विजिट खुद नहीं किए, बल्कि उस सोसाइटी से निकले हुए जो भी आर्टिफैक्ट्स थे उसी के आधार पर इन्होंने उस सोसाइटी के कल्चर के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में स्टडी किया। तो फिर इन्होंने ऐसा डेफिनेशन क्यों दिया? We can now see his definition of culture as an attempt to take into account in its intangible and abstract dimensions, so as to acquire a comprehensive understanding of the societies he was studying. Malinowski happened to be stranded on an island in the Western Pacific during the First World War and discovered thereby the value of remaining for an extended period with the society one was studying. This led to the establishment of the tradition of field work you will read about in chapter 5. यानी चूँकि ये जो है वो मेन लैंड में हमेशा रहे, तो इन्होंने उस चीज़ के बारे में जो क्यों लोग जो है उसी तरीके की चीज़ें आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाते हैं उस पर जो टेलर है उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके गुड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया टेलर ने। ये उस चीज़ को स्टडी करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने डेफिनेशन में उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन चूँकि मैलिनोस्की जो है उस सोसाइटी से 6-7 साल तक एकदम अलग थलग रहे, एकदम सेपरेटेड रहे, आइसोलेटेड रहे, तो इन्होंने उस चीज़ जो भी चीज़ें लोग यूज करते थे वहाँ उसके वैल्यूज़ को समझा और इसीलिए इन्होंने अपना डेफिनेशन के अंदर आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, इन सारे चीज़ों को भी इंक्लूड किया। और इसे हम बोलते हैं, जिस तरीके के जैसे स्टडी मैलिनोस्की ने की, इसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी स्टडी, या फिर हम इसे फील्ड स्टडी के नाम से जानते हैं। The multiple definitions of culture in anthropological studies led Alfred Kroeber and Clyde Kluckhohn to publish a comprehensive survey entitled Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions in 1952. अब चूंकि जो अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ रहे थे वो अलग अलग डेफिनेशन दे रहे थे कल्चर को, तो बाद में कुछ सोशोलॉजिस्ट ने मिलकर के जितने भी कल्चर का डेफिनेशन दिया गया था और जिस तरीके से चीज़ों को समझाया गया था उस सारे का उन्होंने एक ब्रीफ बनाया और उसे इन्होंने एक बुक के अंदर पब्लिश कर दिया 1952 में, जिसका टाइटल इन्होंने रखा अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। अ सैम्पल ऑफ द वेरियस डेफिनेशंस इज प्रेजेंटेड बिलो। और इस बुक के अंदर इन्होंने जो अलग अलग तरीके के जो डेफिनेशंस दिए उन सारे को इस बॉक्स के अंदर दिया गया है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कल्चर जो है वो एक वे ऑफ थिंकिंग है, फीलिंग है, बिलीविंग है। अगर हम बात करें थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग, ये सारे काम अगर हम देखें तो वो हम मेंटली करते हैं, यानी इन्होंने कल्चर को मेंटलिटी से ज़्यादा जोड़ करके देखा। द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल, यानी एक पीपल कैसे अपने लाइफ को जीता है वही कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है कल्चर। एंड एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर, लर्नड बिहेवियर, यानी जो बिहेवियर लोग जो जैसे बिहेव करते हैं वो कल्चर है, ये इस तरीके से बता रहे हैं। और स्टोर हाउस ऑफ पूल्ड लर्निंग, यानी उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी है उसका एक स्टोर हाउस है हमारा कल्चर। द सोशल लीगेसी द इंडिविजुअल अक्वायर्स फ्रॉम हिज ग्रुप, अपने ग्रुप से, अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं उससे जो लेगेसी, जो न्यू जनरेशन होते हैं वो सीखता है, वही लेगेसी जो है वो हमारा कल्चर है। अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड और ओरिएंटेशंस टू रिकरेंट प्रॉब्लम्स, अ मैकेनिज्म फॉर द नॉर्मेटिव रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, यानी किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उसका एक मैकेनिज्म है। यानी उस बुक के अंदर इन्होंने जितने भी डेफिनेशंस इन्होंने कलेक्ट किए उसको एक सिंपल तरीके से उन्होंने बताया और उस बुक में 1952 के पब्लिकेशन में जो चीज़ें बताई गई थी उसका एक ब्रीफ हमें अलग अलग डेफिनेशन के रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर याद रखना हो तो सबसे अच्छा है कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल और
और लर्नड बिहेवियर। कल्चर क्या, एक लर्नड बिहेवियर है, एक अच्छा डेफिनेशन ये भी है। और यह अगर हम एक डेफिनेशन जो एक लेगेसी, जो कि हम जो दूसरे ग्रुप होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, उससे जो हम अपने एंसेस्टर्स से एक लेगेसी हम लेते हैं, वो हमारा कल्चर है। तो F नंबर का जो है वो भी एक अच्छा डेफिनेशन है। तो इसी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई कंपेयरिंग दीज डेफिनेशंस टू सी विच ऑफ दीज और विच कम्बिनेशन ऑफ दीज यू फाइंड मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। तो मैंने बता दिया मुझे सबसे सेटिस्फैक्ट्री कौन लगा। सबसे पहला बी, द वे ऑफ पीपल और वे ऑफ लाइफ, लर्नड बिहेवियर और स्टोर हाउस ऑफ पुल्ड लर्निंग, एंड जो एंसेस्ट्रल लेगेसी हम लेते हैं वो हमारा कल्चर है। इसमें बताया गया, यू मे फर्स्ट फाइंड योर सेल्फ नोटिसिंग वर्ड्स विच क्योर, recur, way, learn and behavior. However, if you then look at how each is used, you may be struck by the shifts in emphasis. The first phrase refers to mental way, but the second to the total way of life. यानी फर्स्ट डेफिनेशन में जो हमारा मेंटल थिंकिंग है इसको ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी जो मेंटली जो चीज़ें हम करते हैं वही हमारा कल्चर है। लेकिन सेकंड में बताया गया वे ऑफ लाइफ है, यानी टोटल जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारा कल्चर है। डेफिनेशंस DEF, डी बोलता है लर्नड बिहेवियर है, ई बोलता है स्टोर हाउस है पुल्ड लर्निंग का, यानी वही जो सीखे, यानी कहीं से तो सीखे होंगे, तो सेम ही डेफिनेशन है, और लेगेसी है DEF, लेज स्ट्रेस ऑन कल्चर एज व्हाट इज शेयर्ड एंड पास्ड ऑन अमॉन्ग अ ग्रुप एंड डाउन दी जनरेशंस, यानी ये फोकस कर रहा है उस चीज़ पे जो एक ग्रुप ने सीखा और उसको पास ऑन किया अपने नेक्स्ट जनरेशन पे। The last two phrases are the first to refer to culture as a means of directing behavior, और नेक्स्ट बता रहा है जो बिहेवियर, जो हमारा भी जो भी बिहेवियर होता है उसको जो डायरेक्ट करता है, उसको जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो हमारा कल्चर है। इसमें एक लिस्ट बनाने को कहा जा रहा है और उसके बाद जो है कल्चर के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कल्चर के बारे में, कल्चर किसे कहते हैं उसका अच्छा सा एक बैकग्राउंड पता चल गया होगा, और कल्चर के बारे में और डिटेल्स में हम आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो हम सबसे पहले एक कल्चर का जो सबसे पहले याद रखेंगे एडवर्ड टेलर, जिन्होंने फर्स्ट ऐसे पर्सन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने कल्चर के बारे में बताया। उनका स्ट्रेस, उनका जो फोकस था वो मोस्टली वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर था। और जब मालिनोस्की ने डिफाइन किया कल्चर को, तो उन्होंने जो मटेरियलिस्टिक थिंग थी उसको भी कल्चर के डेफिनेशन के अंदर ऐड किया। उसके बाद जो 1952 में एक पब्लिकेशन, उसका टाइटल याद रखेंगे बुक का, किस बुक के अंदर पब्लिश हुआ, 1952 में पब्लिश हुआ। उसमें कुछ डेफिनेशंस दिए गए जिसमें जैसे बताया गया, पहले डेफिनेशन में बताया गया जो मेंटल जो थिंकिंग है हमारा उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, जो वे ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग, फीलिंग, यही कल्चर है। दूसरे में बताया गया जो हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, टोटल वे ऑफ लाइफ, वो कल्चर है। तीसरे में बताया गया कल्चर के बारे में जो हमें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है जो चीज़ें, वो हमारा कल्चर है। और फोर्थ बता रहा है वो एक तरीके के ऐसे गाइडेंस है, ऐसे गाइडिंग टूल हैं जो कि हमें डायरेक्ट करते हैं हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए हमारे सोसाइटी के अंदर, वो हमारा कल्चर है। यानी 4 तरीके से कल्चर को डिफाइन किया गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डायमेंशंस ऑफ कल्चर, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।